हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज़ है प्रैक्टिस सेशन वो है। इसमें मैं आपको 30 क्वेश्चंस कराऊंगी। जो आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, तो उसमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, ये किसने कहा था? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये बोले थे लेनिन जी का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है गाया की अवधारणा किसने दी? तो गाया की अवधारणा आपको जेम्स लवलॉक ने दिया था। देखो, गाया की विचारधारा मूलतः यूनान में प्रचलित थी, जिसके अनुसार पृथ्वी भौतिक नहीं है और न ही यांत्रिक, अपितु यह जीवित शरीर की भांति है, जिसके अनेक यंग अंगों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निर्भरता है। गाया की अवधारणा जेम्स लवलॉक ने दी। रसेल कर्सन एक अमेरिकी लेखक, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद हैं, जिनकी पुस्तक ये भी आया हुआ है यूजीसी नेट में। साइलेंट स्प्रिंग है। वंदना शिवा, ये भी पूछा गया है कि वंदना शिवा कौन है? तो ये भी है, पर्यावरणीय है, मतलब पर्यावरण कार्य करता है। चिपको आंदोलन में भागीदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विल किल्म का किन अधिकारों की अग्रदूत है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, सांस्कृतिक अधिकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, और इनकी ये जो बुक है मल्टी कल्चरलिज्म सिटीजनशिप 1995 में सांस्कृतिक अधिकारों का वर्णन करते हुए 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान दिया है। कौन कौन सी? पहचान की राजनीति, मान्यता की राजनीति और प्रतिनिधित्व की राजनीति। पहचान की राजनीति, मान्यता की राजनीति और प्रतिनिधित्व की राजनीति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? कौन सकारात्मक उदारवादी है? तो लास्की है सकारात्मक उदारवादी। और ये सब है क्या बोलते, स्वच्छंदतावादी बोल सकते, मिल्टन फ्रीडमैन। और ये तो लोग हैं, ये दोनों, मिल्टन फ्रीडमैन और नॉजिक। अगला है हाँ, निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्यास की अवधारणा दी है? तो ये दिए हैं जॉन लॉक ने। देखो, जॉन लॉक की प्रत्ययी ट्रस्ट फिड्यूसरी ट्रस्ट की अवधारणा अद्वितीय है। इसमें संविधानवाद के प्रसिद्ध विचार को पेश किया गया है, जो अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है। इसके अनुसार शासन और शासित दोनों संविधान में निर्धारित सिद्धांतों में बंधे हुए हैं। राज्य के माध्यम से ही लोग अपने प्राकृतिक अधिकार अर्थात जीवन, उन्होंने 3 अधिकार की बात की, ये भी आपने कई बार एग्जाम में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा कर सके। कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिक आलोचना की? तो उन्होंने वो प्लेटो और हीगल और साथ में मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स नहीं दिया हुआ है तो मार्क्स की भी की है। 3 का याद रखना, प्लेटो, हीगल और मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इनका बुक याद रखना, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनेमी। इमाइल के लेखक कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन, रूसो है। सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली, माओ त्से-तुंग की फेमस कोटेशन है। विनायक दामोदर सावरकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी। कब किया था? 1904 में। ये भी आजकल काफी फैक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपका डेट भी उसको याद रखिएगा। विवेकानंद के विचार में भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसी छोड़कर सुलझाई नहीं जा सकती है? तो ऑप्शन ए है, राजनीतिक उद्देश्य को एकमात्र वरीयता प्रदान करके। ऑप्शन बी है, राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार पर विस्तार करके। ऑप्शन सी है, वर्णाश्रम पद्धति का समर्थन करके। और डी है, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विषयों पर बल देकर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीयवाद के समाज के आधार पर विस्तार। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है? तो ये लेखक है एल.एन. रंगराजन। एल.एन. रंगराजन का बुक है कौटिल्य द अर्थशास्त्र। देखो, कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक एल.एन. रंगराजन के द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1992 में हुआ है। हरमन कुलके तथा डाइटमर थ्यूदरमंड के ने पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। हाँ, इनका भी लिख लो। ए ब्रिकेन वर्ल्ड ऑफ सेक्रीफाइस नामक पुस्तक जेसी हिस्टरमैन ने लिखी है।
अगला है, अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनने के पूर्व मन का सर्वप्रथम भी उपनिवेशीकरण करना होगा। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? ये स्वामी विवेकानंद का। एक बार मैं फिर से कोटेशन बोल रही हूँ, ये आपका पूछा जा सकता है पीजीटी में, क्योंकि देखो पीजीटी में भी हायर के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, तो देखो याद रखो। अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। अब उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने कहाँ धर्म सम्मेलन में भाग लिया, कब लिया था? तो 1893 में लिया था। विश्व धर्म महासभा में भाग लिया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। और ये राजयोग, ठीक है। उठो जागो, और हाँ ये भी काफी, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ठीक है, आप लोग के लिए काफी अच्छा कोटेशन है। उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक आप लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े उतना कम है, तो इससे आप मोटिवेट हो सकते हो। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों की बढ़ती व्यक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी जाती है? तो ये है टीबी बोटामोर का है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया? देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले भी सामाजिक आंदोलन था, ठीक है, तो नवीन सामाजिक आंदोलन का जो किया था वो मध्यम वर्ग किए थे। पहले तो निम्न वर्ग किसान सब ने भाग लिया, लेकिन ये जो नवीन अभी का जो मतलब नवीन सामाजिक आंदोलन, उसको मध्यम वर्ग ने समर्थन किया। नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन मुख्यतः नव मध्यम वर्ग द्वारा 1950 से 60 के दशक से नवीन सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई। नव सामाजिक आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उन पश्चात औद्योगिक समाजों से हुई जहां उत्तर औद्योगिक, उत्तर भौतिकवाद और उत्तर आधुनिकतावादी समस्या की सतह पर आने लगी थी। नव मध्यम वर्गों में क्रमशः सामाजिक स्तर पर युवा, छात्र, महिला, अल्पसंख्यक, व्यावसायिक समूह आदि द्वारा योगदान दिया गया। उदाहरण स्वरूप पर्यावरणीय आंदोलन, श्रमिक एवं कृषक आंदोलन, महिला आंदोलन, ये सब। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अवयव राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है? राजनीतिक संस्कृति के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ये ऑप्शन ही पर क्या आपको पता चल जाए। देखो ऑप्शन दिया है, मूल्य, विश्वास, भावात्मक अभिवृत्ति, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार क्यों होगा भाई? देखो अगला है, कुछ क्वेश्चन तो आपके लिए ऐसे ही एग्जामिनर देते हैं ताकि आप उसको सही कर पाओ, है ना। तो वैसे वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का प्रावधान नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में नहीं है, तो कहाँ कहाँ है? संयुक्त अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम में, भारत में है। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो गया था, लोग यूनाइटेड किंगडम में बहुत लगाए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मतलब ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, तो यूजीसी ने ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? आधारभूत लक्षण नहीं है, यानी 3 उसका आधारभूत लक्षण होगा, 1 नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करता है। कौन नहीं है उसमें से आपको 3 उसके विषय में जानकारी मिल जाती है। तो देखो पहला है विसंरचनात्मक, डी फॉर डेरिडा, डेरिडा ने दिया था उत्तर आधुनिकतावाद में विसंरचनात्मक विश्वास है। बिल्कुल, यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है। उत्तर आधुनिकतावाद और नारीत्ववाद में क्या है? तो नहीं होगा, यही नहीं होगा। और बाकी देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वीकृत सिद्धांतों को चुनौती देता है। बिल्कुल सही बात है। यह आख्यान मेटा नरेटिव के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ए, सी और डी सही होगा और बी गलत होगा। देखो डेरिडा ने दिया था, ये सीधे यही क्वेश्चन है। विखंडनवादी का सिद्धांत किसने दिया था? डी फॉर क्या बोलते हैं, डिकंस्ट्रक्शन, और डी फॉर डेरिडा। तो याद रखना, ऐसे याद रख सकते हो। अगला, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित है? पर्यावरण से संबंधित एक आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा, और अगर आप यूजीसी नेट देना चाहो तो आपका पेपर 1 में भी आता है। और आजकल तो जीएस का हॉट टॉपिक है, क्योंकि पर्यावरण आजकल हॉट टॉपिक है। जैसे नारीवाद, पर्यावरण, कृषि, मतलब जो जो हॉट टॉपिक होता है उससे क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब आपका हॉट टॉपिक है, तो इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए।
कब हुआ था? ये 72 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? तो देखो, कार्ल पॉपर है, हम जानते हैं, केनेथ वॉल्डिंग भी है, कार्ल डब्ल्यू डाइस भी है, तो सी डब्ल्यू मैनिंग नहीं है। तो सी डब्ल्यू मैनिंग अंतर्राष्ट्रीय समन्वय व्यवस्था के प्रतिपादक नहीं है। मार्टिन कापलान ने व्यवस्था के ये 6 प्रतिमान भी आता है क्वेश्चन में। इसमें से आपको 4 ऑप्शन में दे देगा, एक नहीं देगा, तो इनमें से कौन सा नहीं, ऐसा पूछ सकता है। और इनमें से कौन सा है 1 2 3 2 1 ऐसा करके जो आता है, तो ये भी आप या तो आप इसको लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोलते हैं, देखो, संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय, सुदृढ़ विश्व व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यूनिट वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो ये आप याद रखना। केनेथ वॉल्डिंग सामान्यतः व्यवस्था सिद्धांत के संस्थापक है, जबकि कार्ल डब्ल्यू ड्यूइस ने व्यवस्था से संबंधित संचार, यानी संचार वाले सिद्धांत में व्यवस्था का ही एक सब पार्ट है संचार, तो उसने दिया था। इनका जो बुक है, काफ़ी, कार्ल ड्यूइस का जो बुक है, ये द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, 1963। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हेंस जमर्गनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? देखो, आजकल ये वाला बहुत जोर दिया नहीं, एग्जाम में काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट पर नहीं, लोग नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगे तो लगे, बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आसान क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, राजनीतिक मानव स्वभाव में सन्निहित है, राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है, राजनीतिक गतिविधि एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो इसमें सार्वभौमिक नैतिक मूल्य द्वारा शासित होती, यही नहीं होगा, बाकी ये तीनों होगा, ठीक है। और इनकी बुक्स तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो लिख लें। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस। देखो, पॉलिटिक्स अमंग नेशन सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बार यूजीसी नेट में इसका पूरा नाम पूछ लिया था। तो इसमें ऑप्शन कैसे बनाया था, देखो, इसमें एक जगह पहले पीस फिर पावर दे दिया था, तो ये समझ याद रखना, पावर पहले पीस बाद में है। मॉर्गनथाउ की जो बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, तो याद रहता है स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। देखो, इसमें ही कंफ्यूजन हो सकता है 4 ऑप्शन में, तो ये ध्यान रखना, पहले पावर फिर पीस आएगा मॉर्गनथाउ में, मतलब बुक में। और कब है, 1948 में। और 6 सिद्धांत दिए थे, ये तो पता है, ये 6 सिद्धांत, ये इनके 6 सिद्धांत है, ठीक, देख लेना या तो ले लो स्क्रीनशॉट। अगला है, भारत का काला पानी भूभागीय विवाद किस देश से? तो नेपाल से है काला पानी। हाँ, विवादों से भी संबंधित एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो भारत जो अपने पड़ोस के साथ जो अलग अलग विवाद हो रहे हैं अलग अलग देशों से, पड़ोसी देशों से, तो उससे भी एक क्वेश्चन बनता है। किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति? सबको पता है गुजराल डॉक्ट्रिन जो था, एक तरफा बड़े भाई के रूप में रोल करना, मतलब आप पड़ोसी से कुछ आशा मत रखो, बस आप बड़े भाई की तरह उसको देते रहो, मतलब इस तरीके, एक तरफा विदेश नीति। अगला है, भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आप स्कूल टाइम में भी पढ़े होंगे। अगला है, अब इसमें क्या है सिद्धांत, ये भी याद रखना, क्या पांचों सिद्धांत। एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता के लिए परस्पर सम्मान की भावना, दूसरा अनाक्रमण की भावना, जो आक्रमण नहीं करना, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता एवं पारस्परिक लाभ, शांति पूर्ण सह अस्तित्व की भावना। ये है पांचों, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आपको पता है तो अच्छी बात है। अगला है, भारत के नाभिकीय सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? देखो इस क्वेश्चन पेपर में आपने क्या देखा, नहीं 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 पूछा जा रहा, और कहीं बीच में नहीं, कहीं हाँ, कहीं नहीं, कहीं हाँ, ऐसा दे दे, इसलिए अच्छे से पढ़ना। न्यूनतम विश्वसनीयता प्रतिवारण, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध उसका प्रयोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले इसका प्रयोग नहीं, भारत ने ऐसा बोला कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे नाभिकीय का, ठीक है, केवल परंपरागत हथियारों वाले राज्यों के खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। देखो, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना से लेकर 2008 में अमेरिकी के साथ सिविल न्यूक्लियर डील तक भारत की नाभिकीय सिद्धांत का योगदान रहा है। भारत के नाभिकीय सिद्धांत की विशेषता के अनुसार नो फर्स्ट यूज, ये याद रखना, भारत ने बोला हम पहले यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज सिद्धांत के
द्वारा कोई भी राष्ट्र के विरुद्ध पहले परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। भारत आणविक शस्त्र नियंत्रण एवं ऐसे संधियों का विरोधी है। ठीक है, उसने साइन नहीं किया, एनपीटी पे भी नहीं साइन किया, सीटीबीटी पे नहीं। और ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो ये पार्ट है, ये मैं ऑलरेडी कल चैनल पे डाल रखी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी क्रैश कोर्स चल रहा है मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने उपागम और जो सेकंड ये वो मैं आपको यूजीसी नेट में जितने भी सिलेबस में है वो उससे पूरा कवर कर रही हूँ। तो अगर वो यूजीसी नेट का सिलेबस अगर कवर कर रही हूँ मैं, तो आपका किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ऑलरेडी आपका उससे कवर हो जाएगा। तो आप ये पार्ट मतलब इस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ अभी मेरा चल रहा है जो पॉलिटिकल साइंस का, उसमें मैं कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ, वो यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पार्टनर से करा रही हूँ। और साथ में अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हो, अगर किसी स्टेट का टीजीटी दे रहे हो, तो मैं हिस्ट्री की भी क्लासेस लेके आ रही हूँ। मैंने अभी प्रागैतिहासिक से जितने भी एमसीक्यू हैं, घटना चक्र और लूसेंट, वो कवर कराई हूँ। साथ ही साथ हड़प्पा का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपका वैदिक होगा। वैसे ही हम मतलब 10 दिन में मैं एंशिएंट ख़त्म करा दूंगी। अगर यूपी पीजीटी अगर हो जा टीजीटी पीजीटी हो जाता भी, क्या डेट जो आया है 3rd वीक ऑफ दिसंबर और 1st वीक ऑफ जनवरी, तो मैं इसलिए थ्योरेटिकल को ना करके सिर्फ एमसीक्यू करा रही हूँ। साथ में जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हो रहा है तो उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो अगर आपका हिस्ट्री में सब्जेक्ट है तो भी आप मेरे चैनल पर उसके क्लासेस ले सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनमें लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व है। तो ये देखो, इसका क्या है, मैंने शॉर्ट्स के थ्रू लोकसभा में जितनी सीटें राज्यों का वो मैंने डाल रखा है। तो वो क्या आजकल इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप प्लीज़ मतलब मैं कह रही हूँ ना 3-4 बार आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाए। और सेग्रीगेट कर दो उसको कि किसमें कितने की, जैसे कम कम वाले को एक जगह कर लो, एक एक मतलब जो सेम नंबर वाले उनको एक साथ याद कर लो, तो वैसे आपका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये मणिपुर, मेघालय और हिमाचल, आप एक बार मेरे शॉर्ट्स में भी जाना, आप उसमें भी आपको काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट और फैक्ट बेस्ड जो होते हैं वो मैं डाल देती हूँ, ताकि जिसको आप ज़्यादा बार देखो और आपको याद हो जाए। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन अधिकार और गैर नागरिक दोनों है। तो ये है समानता का अधिकार। अगला है 27, निम्नलिखित में कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है। तो जनहित याचिका। अगला है, आज मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन के साथ जितना भी एक्सप्लेन वाला पार्ट है वो भी कराते जाओ, तो क्वेश्चन कम होगा बट एक्सप्लेन होगा, ताकि जिससे आपको समझ में सारा क्वेश्चन आ जाए और उससे इर्द गिर्द जो क्वेश्चन पूछे वो भी आपसे सॉल्व हो जाए। देखो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल समूह के सहायता और सलाह के लिए किए बिना कार्य नहीं करेगा। और मंत्रिमंडल, कैबिनेट वर्ड भी इसी में यूज हुआ है। ये आपका किस में आया है, एमपीपीसीएस में, जो सॉरी एमपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है। तो ऑफिशियल आंसर की में भी 74 ही दिया हुआ है। आर्टिकल किसी ने कमेंट किया था कि 352 भी है, लेकिन नहीं, ये काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब सिर्फ यूजीसी, ये तो यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम, राजस्थान वाले में भी ये क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन है कई बार एग्जामों में। तो जो कई बार एग्जामों में आ जाता है ना, उसको आपको पूरे अच्छे से कर लेना है। तो 74 में राष्ट्रपति सहायता करने तो उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद यानी कैबिनेट होगा। ठीक है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए अपने कार्य का निष्पादन करेंगे। इस प्रकार वास्तविक कार्य शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होगी इसका। ठीक है, और 72 में तो क्षमादान है, ये सब पता ही है। और 75 मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की जिम्मेदारियां हैं। अगला 29, सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वे शहरी अभिकरण की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करता है, ऑप्शन बी। अगला है 13वीं, देखो ये क्वेश्चन ही नहीं, 13वीं लोकसभा पंचवर्षीय योजना हुई थी क्या, ये तो एलिमिनेट होने वाला है। चलो तीसरा तो ऐसे हो गए, तो 31 क्वेश्चन करा दूं मैं, है ना। अगला है स्वतंत्रोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ। देखो, स्वतंत्रता उत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद, तो बोडो। बाकी ये जितने भी ये संथाल, विरसा और कोल है, ये स्वतंत्रता से पहले है। और बोडो कब हुआ था, वो हुआ था 2 मार्च 1987।
पोडोलैंड के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए, नेक्स्ट क्लास में आगे का करा दूंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसमें और मेहनत करूँगी, आपके लिए और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाने के प्रयास में रहूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।